नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मयंक हियर एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रियम्बल थ्रू एमसीक्यूज़ एंड दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट। इसके अलावा प्रियम्बल से रिलेटेड 2 पार्ट और रिलीज़ होंगे। एंड गाइज, ये हमारी सीरीज़ है इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज़, जहाँ पर मेरा एम है कि जितने भी 3 ईयर लॉ एंट्रेंसेज होते हैं लाइक BHULLB, DULLB, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो हम लोग उनके पर्पज़ से कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लक्ष्मीकांत या फिर बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी हैं तो आप लोग क्या करेंगे, हमारी इस सीरीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग MCQs के फॉर्मेट में पूरा इंडियन पॉलिटी को कवर आउट कर देंगे। एंड दोस्तों, इन वीडियोज़ का मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए आपको इन हैंडआउट को डाउनलोड कर लेना है। जब भी मैं कोई वीडियो को पोस्ट करूँगा तो उससे एक दिन पहले ये जो हैंडआउट होंगे ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट हो जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही आप लोग वीडियो को अटेंड करते हैं उससे पहले आप लोग उस हैंडआउट को अपने साथ रखिए। एंड जो भी मैं स्क्रीन पे लिखूँगा और जो मैं आपको बताऊँगा इंपॉर्टेंट, यू हैव टू जस्ट राइट दैट डाउन इन योर हैंडआउट। इससे आपका रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा एंड यू विल प्रिपेयर ऑल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन और द इंडियन पॉलिटी इन अ वेल कंसाइज मैनर एंड आपका लेबर बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड नाउ अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So guys, question number 1 says that the words socialist and secular were inserted in the preamble by the। now ये बोल रहा है कि 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, एक आता है सोशलिस्ट एंड एक आता है सेक्युलर। तो इनको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल के अंदर डाला गया था। ठीक है, एंड दिस इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको याद ही करना होगा। एंड दिस इज़ 42 अमेंडमेंट। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ था, 3 न्यू वर्ड्स वर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल एंड दोज वर्ड्स वर सोशलिस्ट। ठीक है, अगर आपके पास हैंड आउट हो तो आप अभी लिख सकते हैं, अगर नहीं हो तो आराम से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसका लिंक टेलीग्राम चैनल में नीचे मिल जाएगा। तो द 3 वर्ड्स विच वर इंसर्टेड वाज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। तो दोस्तों, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये 3 शब्द ऐसे थे जिनको हमारे प्रियम्बल के अंदर डाला गया था, इंसर्ट करा गया था। एंड ये जो अमेंडमेंट था ये आया था 1976 में, तो ये ईयर भी पूछ सकता है, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसके अलावा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था ये आया था मिसेस इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किस गवर्नमेंट में ये आया था। तो socialist, secular and integrity were the 3 words which were inserted in the preamble by the 42nd constitutional amendment, and this amendment took place in 1976 and this constitutional amendment was made out in the Mrs. Indira Gandhi government। इसके साथ साथ you have to remember one thing that this is one and only amendment with respect to the preamble। जो हमारी प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको अब तक सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया बाय द 42nd अमेंडमेंट। सो दिस इज़ ऑल विच यू हैव टू रिमेंबर इन रिस्पेक्ट टू द 42nd अमेंडमेंट एंड द प्रियम्बल। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव आउट करने से पहले आप लोग एक चीज़ देखिए, जब भी हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो जो उसके आसपास के और क्वेश्चंस होते हैं, जो और पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग उनको भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो गए, लाइक कि कौन कौन से शब्द थे जो कि प्रियम्बल के अंदर इंसर्ट किए गए थे एंड दिस इज़ दी ओनली अमेंडमेंट। तो अगर कोई पूछता है कि प्रियम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है तो आप हमको पता है कि इट इज़ ओनली अ सिंगल टाइम अमेंडेड। उसके बाद इट ब्रिंग आउट इन द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट एंड द ईयर वाज 1976। तो जब भी आप लोग एक क्वेश्चन को करेंगे तो आप कोशिश करना कि उसके आसपास के जो भी एस्पेक्ट हैं, जो भी पॉसिबल वेज हैं जिसमें एग्जामिनर क्वेश्चन को फॉर्म कर सकता है, आप उनको भी साथ साथ तैयार करते रहें। नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। बट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप लोग प्रियम्बल का जो ऑफिशियल टेक्स्ट है उसको एक बार ज़रूर पढ़ें। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे एंड प्रियम्बल का जो टेक्स्ट है एज इट इज़
उसको आराम से पढ़ेंगे एंड उस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे, बिकॉज दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनी रिजोल्व टू अवर सेल्फ, तो इस तरीके से पूरा टेक्स्ट है उसको पढ़िए एंड डेट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रीएम्बल इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे। ठीक है, आप आई होप आप उसको पढ़ेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। द क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज दैट द सीक्वेंस इन विच द गिवन टर्म्स आर मैंशनड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़। अब दोस्तों जैसे ही आप लोग टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये 5 वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, दीज आर दी 5 वर्ड्स एंड हमको बताना है कि ये किस ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो जिन लोगों ने टेक्स्ट पढ़ रखा है दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई। तो दिस इज़ अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर टू दिस इज़ ए। तो उसमें लिखा हुआ है सवर्न, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर इन विच दीज वर्ड्स आर प्लेस्ड इन द प्रीएम्बल। एंड आपको पता है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था कि एंड हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था कि जो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर हैं दीज वर इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो these were inserted by the 42nd constitutional amendment. Now read the question number 3. The philosophical postulates of the preamble of the Constitution of India are based on. तो इसमें हमको ये बताना है बेसिकली कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस वजह से आया। ठीक है, एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस इज़ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय पंडित नेहरू 1947। दोस्तों हुआ क्या था, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो पंडित नेहरू हैं उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंसर्ट किया था। उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एंड जहाँ पर प्रीएम्बल के बारे में डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर ही ये प्रपोजल आया गया था कि वी शुड अडोप्ट अ प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट लाइक द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर बेसिकली प्रपोज किया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव अ प्रीएम्बल, प्रपोजल फॉर प्रीएम्बल। Again, this is a factual question which can be asked any a time in the exam, so you have to learn it. Now this is question number 4 and this is basically a statement based question. And दोस्तों अगर आपने 2021 का पेपर देखा होगा तो you would find that the DU LLB एग्ज़ाम के अंदर क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। पहले सिर्फ यूपीएससी के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन आते थे, बट नाउ द डीयू हैज़ ऑल्सो चेंज इट्स पैटर्न एंड जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट पे बेस्ड आ रहे हैं। तो वी हैव टू ऑल्सो बी फेमिलियर विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर डाला है, बट क्वेश्चंस काफ़ी टफ आते हैं। अब इसमें हमारे को 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड दोस्तों जब भी स्टेटमेंट होते हैं तो आसान ट्रिक यही होती है कि आप लोग स्टेटमेंट के फ्रंट पे ही ट्रू एंड फॉल्स लिखते रहें, राइट रॉन्ग का निशान आप लोग वहीं पर लगाते रहें। जैसे कि ये बोल रहा है कि प्रीएम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा करेक्ट का। बाय द वे दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, प्रीएम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क लगा लिया। इससे क्या होगा, हमारी जो एरर करने के चांसेस होंगे क्वेश्चन के अंदर वो मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सोल्व आउट करेंगे क्वेश्चंस को तो बहुत ईजी पड़ता है। एंड ये बोल रहा है बी कि नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो जब भी आप लोग स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इस तरीके से ही सोल्व करना, तो आपके जो गलती करने के चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब देखते हैं ऑप्शंस को। तो दिस इज़ आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ और आर द करेक्ट वन, सो ओनली ए। ठीक है, तो दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी जजमेंट के अंदर अपहेल्ड किया था कि प्रीएम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट वाज अपहेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फेमस केशवानंदा भारती केस। ठीक है,
In the famous Keshwananda Bhartiya case versus Union of India, the Supreme Court first time, and mind my word, I am saying first time, Supreme Court first time upheld that the preamble is the part of the Constitution. And in this case, the Supreme Court overruled its previous judgment in the Beruberi case, where the Supreme Court upheld that the preamble is not the part of the Constitution. So, a larger constitutional bench in the Keshwananda Bhartiya case says that no, the Beruberi judgment was wrong and preamble is the part of the Constitution. तो अब जो हमारे को है वो ये है कि preamble Constitution का part. Now this is our question number 5th, which is the last question of the today's video, and this is basically a match of the following question. हमको मैच करना होगा. यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई हैं लिस्ट 1 में एंड लिस्ट 2 में उनके मीनिंग दिए गए हैं एंड वी हैव टू मैच कि कौन सा किसके साथ मैच करेगा. ठीक है. एंड जब आप लोग प्रियम्बल का टेक्स्ट पढ़ेंगे, मैंने जैसे बताया कि यू हैव टू रीड आउट दैट टेक्स्ट, तो उसके अंदर काफ़ी सारे टर्म्स हैं लाइक रिपब्लिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सर्वन, सोशलिस्ट. अब उनका मीनिंग क्या होता है उनको जान लेते हैं. ठीक है. यहाँ पर आता है गवर्नमेंट गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल. अब इसका क्या मतलब हुआ? तो रिपब्लिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सर्वन. नाउ यू गाइस टेल मी दैट कि गवर्नमेंट गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल, ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? दिस इज़ बेसिकली अ डेमोक्रेटिक नेशन. ठीक है. तो इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल. लोग जिसको चाहेंगे उसी की तो सरकार बनती है डेमोक्रेसी के अंदर. इफ़ वी वांट मोदी गवर्नमेंट इट विल बी अ मोदी गवर्नमेंट. इफ़ वी वांट समबडी एल्स देन दैट विल कम इन टू द पावर. सो दिस इज़ हाउ द डेमोक्रेसी वर्क. Now the second statement is that state does not recognize any religion as a state religion. जहाँ पर जो स्टेट होता है उसका ऑफिशियली कोई भी रिलीजन नहीं होता. एंड दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ सेक्युलरिज्म. ठीक है. एंड यू नो दैट इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, तो इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. नाउ द थर्ड इज़ दैट हेड ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क. एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिपब्लिक. रिपब्लिक स्टेट में क्या होता है? जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होता. ठीक है. यहाँ पर दिया गया है नॉट, यानी कि यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. तो हम लोग यहाँ पे इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं. इंडिया इज़ अ रिपब्लिक. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है. डेट इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द इंडिया. The president of India is the head of the state which is elected indirectly by the people of the India. तो this is called as republic. अब जो दूसरी आती है वो आती है जहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वहाँ पर मोनार्क होता है. तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटेन. ब्रिटेन के अंदर क्या होगा? जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो एक हेरिडेटरी पोजीशन होगी. जैसे कि ब्रिटेन की क्वीन जो होती है वो एक हेरिडेटरी पोजीशन होती है, उसका कोई इलेक्शन नहीं होता. उनका ही जो परिवार होता है वो लोग क्या करते हैं आगे बनते चले जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड अ मोनार्की सिस्टम, जहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो मोनार्क होता है. सो ब्रिटेन इज़ नॉट अ रिपब्लिक वाइल इंडिया इज़ अ रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया. जबकि जो ब्रिटेन होता है वो रिपब्लिक कंट्री नहीं. Now come to the last definition. State is free to conduct its own internal and external affairs. And this is the definition of sovereignty. तो अगर हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं तो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर? फर्स्ट का कौन सा है? थर्ड. तो फर्स्ट का है थर्ड. एंड दिस इज़ वेरी इजी बाय द वे. देखो इसमें क्या होता है, जब भी आप लोग MCQs को सोल्व करते हैं तो आपको थोड़ा सा ट्रिक भी यूज़ करनी होती है. फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि रिपब्लिक का कौन सा है? थर्ड. ए का है 3. आप सीधा ऑप्शन चेक कीजिए, यहाँ पर ए का 3. तो ऑटोमेटिकली आपको बाकी 3 के अगर मतलब नहीं पता तो भी आप क्या करेंगे? सही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप. अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म और आती है जो कि है सोशलिस्ट. ठीक है. तो उसका भी हम लोग क्या करेंगे मतलब समझते हैं. सोशलिस्ट क्या होती है? सोशलिस्ट नेशन कौन से होते हैं? जहाँ पर स्टेट क्या करता है? वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर नेचर होती है स्टेट की. ठीक है. वेलफेयर नेचर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर नेचर होती है स्टेट की. एंड स्टेट फॉर्म पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल लाइक एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर, एलिवेटिंग हंगर एंड इम्प्रूविंग द education,
healthcare. So these kind of let's say welfare activity are being conducted by the state. So this is called a socialistic country, and India is a socialistic country where Indian government provide facilities to elevate the poverty, hunger, education and to improve the healthcare facility. ठीक है, तो India is a socialistic state. सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो मेरे से कमेंट के अंदर पूछिए, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछिए, ईमेल कीजिए, आपकी मर्जी है। एंड इसके साथ मैं प्रियम्बल से रिलेटेड 2 पार्ट्स और लेकर के आऊँगा, एंड उसका हैंडआउट आपको एक दिन पहले ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो अगली बार जब आप लेक्चर को अटेंड करेंगे तो मेक श्योर यू कम विद द हैंडआउट। जो भी मैं लिखूँगा आप उसको साथ के साथ लिखते जाना, एंड आपका बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा टॉपिक कवर आउट हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।